जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। इनका जन्म 2 फरवरी 1922 को निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक परास्नातक शिक्षा ग्रहण की और समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए जो भी कार्य किए बहुत ही सराहनीय थे। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था जीवन का, वो समाज कल्याण के लिए, शोषितों के, वंचितों के लिए। और जो इज्जत और रोटी की बात थी, तो सर्वप्रथम इज्जत और रोटी, इज्जत के साथ रोटी मिलनी चाहिए। इज्जत सर्वप्रथम पहले होनी चाहिए। इस प्रकार से रोटी कमाना नहीं कि इज्जत चली जाए और रोटी कमा लें। ये बड़ा उनका मुख्य सिद्धांत था। और जो 100 में से अपना 90 को शोषित बताया, शोषित के लिए जो कार्य किए और कार्य करते हुए, और उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी देश की, तो उस समय कांग्रेस की सरकारें थी हर राज्यों में, ज़्यादातर अधिकांश राज्यों में। और जब कोई भी राजा हो, जब चक्रवर्ती राजा की तरफ बढ़ता है तो कुछ गलत काम भी, कार्य भी होते हैं। तो उस समय की जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था के खिलाफ जगदेव प्रसाद जी ने जो कार्य किए, तो उनको रोकने के लिए सारे षड्यंत्र अपनाए गए। और यहाँ तक कि आज जो पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, वो उसी का परिणाम था। इनको पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई, उसके द्वारा इनकी मृत्यु हुई, न कि किसी अन्य व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने, किसी ने गोली चलाई हो, पुलिस के द्वारा। और ये सब कार्य जो हुआ था वो उस समय की शासन व्यवस्था के मद्देनजर, उनकी तानाशाही के मद्देनजर पुलिस के द्वारा कराया गया था। उस समय के जो राजनेता थे, जो भी थे, क्योंकि ये एक समाज को नई दिशा दे रहे थे, समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। आप विधायक भी रहे, सरकार में भी आप रहे, और तब इनको रास्ते से हटाने के लिए समाज, जो शोषित वंचित को जो जागृति फैल रही थी, जो जागृत समाज हो रहा था, उस समाज को निस्तनाबूद करने के लिए इनको रास्ते से हटाया गया। जब ये किसी प्रकार नहीं झुके थे, इन्होंने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया था इस 5 सितंबर को ही 1974 में, तब इनको गोली मारी गई थी पुलिस के द्वारा। और ये थाने में ही पानी मांगते हुए ही इनका अंतिम वो हुआ था। पानी भी नहीं दिया गया था इनको। तो उस समय की सरकार भी थी। तो मुख्य कार्य, मतलब मेरा बताने का आशय ये है कि चाहे वो उस समय की सरकार हो या इस समय की सरकार हो, यानी जो राजनेता हैं हमारे, और जो पावर में आ जाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर शोषित रह गया, कहाँ पर दलित रह गया, कहाँ पर कौन रह गया, चाहे वो हमारे भले ही हमारे वर्ग के क्यों नहीं है। आज की वर्तमान स्थिति जो इन्होंने किया, वो हमें जो सिद्धांत दिया, वो हमें, और जो सिद्धांत ये दे गए, उससे को अब हमें आगे चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि जितने भी महान व्यक्ति हुए, क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उन्होंने अधिकांश तौर पर बौद्ध धर्म अपनाया। यानी वो अपने धर्म से संतुष्ट नहीं थे, सबने बौद्ध धर्म अपनाया और गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर वो चले। तो बुद्ध का जो अर्थ है वो है ज्ञान। ज्ञान से है, ज्ञानी से है। यानी आप जब ज्ञान ग्रहण करेंगे तभी तो ज्ञानी कहलाएंगे। और जब आप ज्ञानी हो जाएंगे, फिर जब आप कर्म करेंगे तो वो उसी अनुरूप कर्म होगा आपका, वो उसी दिशा में आपको ले जाएगा, आपका चरित्र निर्माण उसी से होगा। और अधूरे ज्ञान पर या बिना ज्ञान के हम कोई कार्य करेंगे तो हमारा चरित्र उस प्रकार से बनेगा। तो महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है वो ज्ञान की प्राप्ति की ओर है कि पहले आप ज्ञान धारण करें किसी भी कार्य क्षेत्र में और उस तरफ कार्य करें। तो आज का जो परिदृश्य है, अब हमें समाज के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो करना है वो हमारी कार्यप्रणाली में, वो हमारे आचरण में होना चाहिए। जो हम जितने यहाँ बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, इसी प्रकार से आज ये एक क्रांति की जरूरत है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जब भारत पर कब्जा कर लिया और फिर हमारे जो महानुभाव जितने भी क्रांतिकारी जो शहीद हुए, स्वतंत्रता सेनानी जो कहलाए, उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए जो भी अपनी रूपरेखाएं, अपनी जो तैयारियां की और जिसके तहत वो उन्होंने वो अंग्रेजों में कामयाब हुए, उसी तरीके से आज भी हमारे समाज में
शोषितों की संख्या कम नहीं, वंचितों की संख्या कम नहीं, दलितों की संख्या कम नहीं। न्याय किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है। आर्थिक स्थिति सबकी आप देख लीजिए क्या है। पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। शादियों में अनावश्यक खर्चे हो रहे। हम किसी भी बुराई को की समाप्ति की ओर नहीं है, यानी किसी भी बुराई को मिटा नहीं पा रहे हैं। हर बुराई बढ़ती चली जा रही है। तो किस तरीके से बुराई घटेगी? हमारी सरकारें आती हैं, तमाम योजनाएं बना देती हैं, तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है वंचितों को, शोषितों को। कोई लाभ दिलाने वाला नहीं है। अभी वर्तमान की व्यवस्था की बात करें, सुबह मैंने थोड़ा सा इस पर डाटा देखा मोबाइल पर, तो मैंने डाटा निकाला उत्तर प्रदेश का ही लोकसभा सीटों का, यानी 80 लोकसभा सीटें हैं हमारे यहाँ पर। और मैंने वो डाटा निकाला तो ये डाटा कुछ इस प्रकार से निकला, मैंने नोट भी किया कि 80 सीटों में 17 रिजर्व हैं साहब एससी के लिए, और उसमें से ओबीसी 34 हैं इस समय इसके बताए अनुसार, और दलित एससी 18 हैं, यानी 52 सीट हो जाती हैं इस तरीके से 80 में से। यानी 52 सीटों पर कह लीजिएगा साहब पीडी ए नहीं, अभी पीडी कह लीजिए केवल, यानी पिछड़े और दलित। अगर इसमें हम ए और मिला दें अल्पसंख्यक, तो मुस्लिम की 5 सीटें अलग से हैं, तो 52 और 5 57 हो जाती हैं सर। और 57 सीटें 70% क्रॉस करती हैं, 70% पर हम पहुंच रहे हैं। यानी जो पीडीए का फॉर्मूला दिया समाजवादी पार्टी ने, तो वो और उसको लगा लिया जाए शोषित, वंचित, दलित और ये पिछड़े वर्ग और मुस्लिम मिला करके अल्पसंख्यक, तो अब 70% हो गए सर। एमपी हमारे, यूपी के हर पार्टी के, मतलब पार्टी का अलग नहीं है, सब पूरा डाटा है जो इस पर गूगल पर मैंने छांटा। तो इसमें से अलग अलग भी दिया, तो ब्राह्मण 11 हैं, क्षत्रिय 7 हैं, वैश्य 3 हैं, भूमिहार 2 हैं। हम मुस्लिमों को इसमें से अगर निकाल दें तो ये 23 रह जाते हैं। तो संख्या तो सर हमारी भारी है, संख्या में तो हम आगे हैं ना। जो हमें सिद्धांत दिया जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने, तो हम उसमें परसेंटेज में तो ऊंचे आ गए ना, फिर भी हमारी स्थिति उसी प्रकार से है। तो बड़ा सोचनीय प्रश्न है ना कि हम सरकार में पहुंचने के बाद, सत्ता में पहुंचने के बाद, हमारे वर्ग के लोग हमें ले जा कहां जा रहे हैं, हमको कहां ले जा रहे हैं, किस स्थिति पर पहुंचाएंगे। अब उनके सामने, सत्ताधारियों के सामने, हमारे ही वर्ग के लोग जो हैं उनके सामने अगर हम बुद्ध की बात करें तो वो सिरे से नकार देते हैं, वो स्वीकार ही नहीं करते इस बात को। तो उनको सत्ता का इंकार है, और सत्ता हमारे एक एक वोट की ताकत से मिली उनको, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। सरकार बनती है वोट से, अगर वोट न डाला जाए तो कोई न विधायक बन सकता है, न एमपी बन सकता है। लेकिन उसको गवर्न करने वाले, उसको चलाने वाले कारपोरेट के लोग हैं। वो उनको पैसे का वो दिखा करके उन्हें हत्या लेते हैं, जिस प्रकार से वो सिद्धांत देते हैं कि हमारे सिद्धांत के अनुसार आप चलिए। तो लेखापड़ी में तो हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था, लेकिन कार्य रूप में, व्यवहारिक रूप में पूंजीवादी, पूंजीवादी। और जब पूंजीवादी आ गई तो अहंकार आ गया सर उसमें, और अहंकार आ गया तो सामंतवादी हो गए, तभी तो सामंतवादी बने। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पूंजी है और धनवान लोग हैं, अगर उनको अहंकार नहीं है तो वो सामंतवादी नहीं है। फिर जो अपनी पूंजी कमा रहे हैं, जिनके पास पूंजी है, और उसका अगर कुछ हिस्सा वो शोषितों में, दलितों में और वंचितों में अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो दान स्वरूप कर रहे हैं या कैसे भी जो फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको सामंतवादी नहीं कहा जा सकता है। सामंतवादी तो वो लोग हैं जो पूंजीवाद होते हुए और ताकतवर होते हुए अहंकार में आ गए और सत्ता का दुरुपयोग करने लगे, पद का दुरुपयोग करने लगे, पद की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं अगर वो किसी भी पद पर हों।
मैं यहां पर अभी इतनी अच्छी बात कर रहा हूं और उठा के मैं चोरी करने लगूं, मैं कोई और कार्य करने लगूं, किसी के साथ धोखाधड़ी करने लगूं, किसी की धोखाधड़ी कर करके और मैं कुछ और करा लूं। मैंने तो ऐसे भी लोगों को यहां देखा है कि अधिवक्ता नियुक्त हो जाते हैं पार्टी के और गुमराह करके उनके बैनामा करा लेते हैं, और जब पार्टी आती है कि साहब हमारे साथ तो ये धोखा हो गया, और जब वकील बनने जाते हैं तो वही बात आ जाती है कि साहब हम वकील हैं, आप वकीलों के खिलाफ वकालत करेंगे। तो जब जब ये तो अब कृत्य नहीं देखा जा रहा है। और बुद्ध धर्म क्या सिखाता है हमको? ज्ञान प्राप्त करिए और ज्ञान के अनुसार कर्म करिए, और कर्म हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तभी तो समाज का भला होगा, अपना भला होगा, और दूसरे का कल्याण तभी कर पाएंगे। तो आचरण में लाना चाहिए, उपदेशक नहीं बनना हमको, हमें आचरण में लाना है अपनी सारी बातों को। आचरण में ला करके तब समाज के लिए सोचना है, शोषित वंचितों के लिए सोचना है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में सवाल करना सीखिएगा, सवाल करना आना चाहिए। इतनी हिम्मत आ जाए हमें कि हम सवाल करने लगे सामने वाले से, वो चाहे सबरी सत्ताधारी हो या कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और जब हम सवाल करने लगेंगे तो सवाल का प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं है, क्योंकि वो कमजोर स्थिति का है, लेकिन हम उन्हें ताकतवर समझ बैठे हैं। स्थिति उनकी कमजोर है, वो किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, न उनके पास है। अगर हम अपने ही समाज के लोग से, जिस प्रकार का जो समाज, यहां हम कई समाज के लोग बैठे हुए हैं, अगर अपने ही समाज के व्यक्ति से, जो सत्ता तक जिसकी पहुंच है, जो पद पर बैठा हुआ है, वो गलत कार्य कर रहा है, अगर उससे भी सवाल करने लगे, और सवाल करने वालों की संख्या धीरे धीरे अगर बढ़ती चली जाए, तो एक दिन वो आ जाएगा कि वो उस पद से या तो अच्छा कार्य करने लगेगा या फिर पद के योग्य हो जाएगा, समाज उसको नकार देगा। और समाज की एकता से, समाज में ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ने से ही कुछ हो सकता है, वैसे तो उस प्रकार हो नहीं सकता। तो जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ जो नीतियां बनाई गई, उनको सिर्फ वो नीति थी देश से भगाने की सिर्फ। वैसे तो आप देखेंगे तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार अंग्रेजों ने जितने भी एक्ट लाए, कानून लाए, वो शोषित और वंचितों के फेवर में भी थे। ऐसा नहीं था कि वो सब देश के सब खिलाफ थे, हाँ ऐसा नहीं, राजा महाराजाओं के फेवर में नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है और जो ब्राह्मणवाद इन्होंने फैला रखा है, और ये जो शोषित वंचितों के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कानून ला करके उसको समाप्त किया। तो इसी प्रकार से आज कानून किस प्रकार का लाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। अभी अभी एक जो कानून आया है, अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये मीडिया, जो चैनल वाली जो मीडिया है, इसका जो कानून लाए हैं सोशल मीडिया वाला, तो वो ये जो मीडिया नीति लेके आए हैं, तो खबर पालिका को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। यानी सबसे पहले वो उन्होंने, उनको दो ही चीज का डर है। देखिए जो कितने पॉलिटिशियन हो रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति हो रहे हैं, उनके दिमाग में दो ही कुंठित प्रश्न हैं। एक तो जुडिशरी पे कब्जा कर लो, और एक खबर पालिका पर कब्जा कर लो। और जुडिशरी में जजेज और वकील दोनों ही आ जाते हैं, तो वकीलों पर भी कब्जा किया जा रहा है। वकीलों को भी किस तरीके से, हाई कोर्ट से किस तरीके से ऑर्डर पास कराए जा रहे हैं, ये उनका स्वयं का ऑर्डर नहीं है। वकीलों के प्रति ये स्वयं का ऑर्डर नहीं है उनका, ये राजनेताओं के द्वारा षड्यंत्र किया हुआ ऑर्डर है कि साहब अगर आप कंडोलेंस करेंगे, आप स्ट्राइक करेंगे, तो फिर ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। यानी व्यक्ति की आजादी को छीनने का, आप अपनी सही बात भी ना कह सकें, इसके लिए है। तो मेरा विचार यही है सर, और मेरा यही कहना है कि इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें हमको कर्म करना है, और कर्म करके, यानी जो राज सत्ता है, आज की जो सत्ता है, और जो वंचित समाज है, हमारा शोषित समाज है, दलित समाज है, इसको जागृत करने के साथ साथ उसके कल्याण के लिए और क्या होना चाहिए, उसके कल्याण के लिए क्या कार्य करें हम। जय हिंद, जय संविधान।